हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीएससी में। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक कि अच्छे ही होंगे। तो ये जीएस वर्ल्ड का प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ है। ये इन्वायरमेंट प्लस साइंस एंड टेक टेस्ट नंबर 12 है, यानी कि 12 है। ठीक है, बाईलैंग्वेज है। तो काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं और काफ़ी अच्छा दिन भी जा रहा है। समय आप लोगों का अच्छा जा रहा होगा। खूब रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए पूरी एनर्जी के साथ। मेरे पास दो न्यूज़ है। मेरे पास क्या, एक तो न्यूज़ है न्यूज़पेपर की, वो आई थिंक आपने दैनिक जागरण पढ़ा होगा। आज का मतलब बोले तो 7 मई या 8, अभी देखती हूँ। हाँ, तो उसमें एक न्यूज़ है जो न्यूज़ मैं नॉर्मली कभी नहीं शेयर करती, वो सबक लेने वाली न्यूज़ है। तो उसको आप पढ़िएगा, मैं उसकी कटिंग टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक मेरी पड़ोस की न्यूज़ है। पड़ोस बोले तो तीसरा या चौथा मकान है। देखो, कुछ चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम बोलते हैं रूढ़िवादी। कुछ चीज़ों में इतना बदलाव आ गया है कि लोग जैसे जेंडर वाइज लोग बोलते हैं ना कि ऑल टाइम ज़्यादातर चीज़ें बॉयज़ ही गलत करते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं लड़कियां भी कर सकती। तो वहाँ बदलाव आया, तो वहाँ पे एक नया केस आया है। आई थिंक और भी केस आए होंगे, मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए सबक लेने के लिए। पहली न्यूज़ जो मेरी पड़ोस की है वो है कि एक लड़की थी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बेचारी का अभी देहांत हो गया 2-3 दिन पहले। और देहांत भी नॉर्मली नहीं हुआ, बहुत कह सकते हैं कि बहुत निर्मम हत्या हुई एक तरीके से। तो उसमें सबक ये लेनी है कि गर्ल्स जो भी हैं, आप कम कपड़े मतलब कम महंगे कपड़े पहनिए, कपड़े पूरे पहनिए पर सस्ते पहनिए, थोड़ा कम खाइए, पर शिक्षा पूरी ग्रहण कीजिए। शिक्षित ना होने का नतीजा है कि 24 साल की लड़की, एक बच्चे की माँ है, उसका बेटा है एक या 1.5 साल का आई थिंक, और उसका मर्डर कह सकते हैं, डेथ हो गई। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो परेशानी वाली बात है वो है कि जो 1 साल का बच्चा है उसका कोई कसूर नहीं है इन सब में। उसका सिर्फ इतना कसूर है कि वो उस माँ का बेटा है, और वो अब देखो उसका भविष्य कैसा हो सकता है। बहुत ही मतलब अगर लोग मदद कर दें तो ठीक है, शिक्षित ना होने और रोजगार ना होने का ये नतीजा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, खास करके लड़कियों से इसलिए कि लड़कियां जब जाती हैं, शादी होती है, तो काफ़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। वो अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाती, अपना कोई खास, जब वो स्टेबल नहीं होती हैं, कोई बहुत अच्छा उनका मुकाम नहीं होता है। बहुत अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बिलियनियर या मिलियनियर होना चाहिए, करोड़पति अरबपति, ऐसा नहीं है। एकदम नॉर्मल अगर आपके पास जॉब है, प्राइवेट टीचर भी है ना, तो तब भी आपकी लाइफ थोड़ी सी सही रहती है। मुझे थोड़ा सा ये झटका दिया ये जो न्यूज़ थी, और जो उसकी डेथ हुई लड़की की, मुझसे काफ़ी छोटी थी। तो मुझे ना एक दिन अच्छा नहीं लगा ये सब सोच के कि मतलब देखो आज भी ये रूढ़िवादी चीज़ें एग्जिस्ट करती है समाज में। पति मारता है, लड़की बताती नहीं है, और सास मारती है, ननद मारती है। पर ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, शिक्षा लीजिए, अपने पैरों पे खड़ी होइए। गवर्नमेंट मिलती है तो ठीक है, प्राइवेट मिलती है, प्राइवेट टीचर बनिए, कुछ भी करिए, पर डिपेंडेंट मत रहिए। चाहे भाई के ऊपर हो, चाहे पापा के ऊपर हो, चाहे पति के ऊपर, उतना डिपेंडेंट मत रहिए। मेरी सिर्फ एक ही बात है, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। मुझे थोड़ा सा क्या, मुझे एक दिन अच्छा ही नहीं लगा। मेरा मन बहुत व्यथित रहा कि कैसे ऐसे पॉसिबल है। आज के समय में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब बहुत बहुत चीज़ों में अभी बदलाव लाना है। दूसरी जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें एक मोहतरमा थी, वो झूठा आरोप लगाया और एक व्यक्ति को अपना मान सम्मान खोना पड़ा। उसे लगभग 4.5 साल जेल में बिताना पड़ा, क्योंकि उन मोहतरमा ने झूठा आरोप लगाया था। तो प्लीज़ ऐसा भी मत कीजिए, किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि आज भी समाज में ये चीज़ें चलती हैं कि अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है, पुलिस उसे पकड़ती है, बाद में वो बाइज्जत बरी होके आया जरूर, लेकिन पहले उसके जो रिश्ते खराब हुए, समाज में जो उसकी छवि खराब हुई, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। बाकी बहुत सारे लोग समझदार हैं, मैं कोई समाज के ठेकेदार नहीं हूँ। मुझे सिर्फ आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी, वो मैंने शेयर की। अपने अपने स्तर से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। ऑप्शन ए, भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। सेकेंड, ये भारत के 2% भूभाग में फैले हुए हैं। थर्ड है कि वर्तमान में दुनिया भर में पाए जाने वाले वन्य बाघों की लगभग 75% आबादी भारत में मौजूद है। एंड फोर्थ कह रहे हैं कि बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो उपयुक्त में से कौन सा से सत्य है? कूट है हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकेंड, बी
सेकेंड और थर्ड, सी सेकेंड और फोर्थ, या डी थर्ड और फोर्थ। बात करें यहाँ पर अगर, तो NTCA द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निम्न बिंदु हैं। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा का खेल किया है इन्होंने, ये डेटा 52 की जगह 53 टाइगर रिजर्व है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। वर्तमान में दुनिया भर में पाए जाने वाले वन्य बाघों की 75%, लगभग 75% आबादी भारत में मौजूद है, यानी सेकंड सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं, थर्ड कह रहे हैं ये कि वर्तमान में दुनिया भर में पाए जाने वाले वन्य बाघों की लगभग 75% आबादी भारत में मौजूद है, तो ये तो सही है। हाँ, मध्य भारत, शिवालिक पहाड़ियाँ तथा गंगा के मैदानों में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, ठीक है, वो सही होना चाहिए आपका। हाँ, ये ध्यान रखना, सेकंड कह रहे कि ये भारत के 2% भूभाग में फैले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, ये लगभग 2.3% भूभाग में फैले हुए हैं, तो सेकंड हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, पहला भी गलत हो जाता है। तो जो सही होना चाहिए, जो सही होगा इसका आंसर वो हो जाएगा डी, यानी कि थर्ड और फोर्थ। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पारित वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 निम्नलिखित में से किसमें संशोधन का प्रावधान करता है। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारे नियम तो आपके बने हुए हैं, अब इनमें से किन में संशोधन किया गया है ये कैसे पता चलेगा। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब देखो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये पर्यावरण संरक्षण है और ये वन संरक्षण अधिनियम है। सी राष्ट्रीय वन नीति 1952 यानी 1952 एंड डी जैव विविधता अधिनियम 2002। अब हमें बताना कि इनमें से किसमें संशोधन किया गया है। बात करें तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 वन अधिनियम कौन सा है आपका? 1980 वाला। ठीक है, वन अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रावधान करता है और यह संशोधन आपका TN गोदावरमन वाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्पन्न हुई अस्पष्टता के बाद इस अधिनियम को लागू करने के दायरे को स्पष्ट करता है। सेकंड कह रहे कि संशोधन के जरिए इस अधिनियम में एक प्रस्तावना शामिल की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि किसमें संशोधन किया गया है? तो आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 में किया गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। ऑप्शन है 28 जुलाई 2023 यानी 2023 को, बी 6 जनवरी 2023 को, सी 5 जनवरी 2023 को, या डी 21 जून 2023 को। यानी कि जो प्लास्टिक ओवरशूट डे हम लोग मनाते हैं तो वो पहली बार पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे कब दर्ज किया गया या मनाया गया, इनका कहने का मतलब ये है। तो पृथ्वी पर जो पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे था वो आपका 28 जुलाई 2023 को था, विच मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमिक के कितने घटक होते हैं, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन ब्लू इकोनॉमी। ऑप्शन है 3, B 4, C 5 एंड D 6। तो नीली अर्थव्यवस्था के 5 घटक होते हैं जिनके नाम क्रमशः है नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य, पर्यटन, समुद्री परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन। तो इस तरीके से 5 आपके इसके घटक यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने बता दिया पर आप PDF से अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से 3, 4 अगर आपको याद है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 5 होते हैं, 5 में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका नवीकरणीय ऊर्जा, सेकंड मत्स्य, थर्ड पर्यटन, फोर्थ समुद्री परिवहन एंड फिफ्थ अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक कार्बन क्रेडिट का मानक क्या होता है। ऑप्शन है 100 kg CO2, बी 1000 kg CO2, सी 1 kg CO2, या डी 10 kg CO2। तो बात करें तो एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। कार्बन क्रेडिट यह बताता है कि निर्धारित कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर क्या है। तो बी हो जाएगा आपका 1000 kg CO2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चर्चित टोंगा हापाई ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर में, बी अटलांटिक महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, या डी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। वैसे सभी तो नहीं पूछते, लेकिन अगर कुछ चीजें चर्चा में रहती है तो पूछते हैं। बात करें तो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में हापाई ज्वालामुखी प्रस्फुटन ने समताप मंडल में जलवाष्प की मात्रा को 50% से 10% तक बढ़ा दिया था, और यह ज्वालामुखी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में टोंगा आइलैंड के पास समुद्र के नीचे स्थित है। तो डी हो जाएगी, ये स्थित कहाँ है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित रसायनों के समूह में से कौन इन्फोकेमिकल समूह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है हार्मोन, बी फेरोमोन, सी एलिलोकेमिकल्स। तो कूट दिया है। ऑप्शन है
केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। सॉरी, उपर्युक्त सभी, डी कह रहे हैं कि उपर्युक्त सभी, है ना। तो देखो, इन्फोकेमिकल के माध्यम से होने वाला रासायनिक संचार पारिस्थितिक अंतःक्रियाओं में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे जीवों को अपने पर्यावरण को महसूस करने तथा शिकारियों, आहार, पर्यावास या साथियों का पता लगाने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी कि हार्मोन, फेरोमोन, एलिलो और केमिकल्स। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कास पठार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड या डी महाराष्ट्र। बात करें तो कास पठार आपका महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। इसे फूलों की घाटी यानी कि उत्तराखंड स्थित फूलों की घाटी से अलग भी कहा जाता है और यह पश्चिमी घाट के बायोस्फीयर क्षेत्र में आता है। तो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या? ऑप्शन है रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, बी रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, सी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो बात करें 3R सिद्धांत आपका अवधारणाओं का उल्लेख करता है जो इस प्रकार है, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो इन तरीकों को कचरा निपटान का उचित तरीका माना जाता है और ये तरीके पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं और इन्हें हर कोई आसानी से अपना सकता है। तो इसलिए इसका है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा है या करने को सोचा है? ऑप्शन है 2023, 2030, बी 2070, सी 2045 या डी 2060। ठीक है, 2060 तक। तो वैसे ये सबको पता ही है, बहुत सिंपल है। भारत ने ये माना है कि हम लगभग 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 सूत्रीय एजेंडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ऑप्शन है गरीबी निवारण से, बी हरित ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि से, सी वृक्षारोपण हरित क्षेत्र में वृद्धि करने से या डी आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। 10 सूत्रीय एजेंडा की बात करें अगर यहाँ पर 10 पॉइंट एजेंडा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित 10 सूत्रीय एजेंडा पेश किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, क्लाउड सीडिंग मौसम में कृत्रिम तरीके से बदलाव करने की एक तकनीक है। इसकी सहायता से कृत्रिम तरीके से वर्षा कराई जाती है। ऑप्शन सेकंड, यह तकनीक उस स्थिति में काम करती है जब वायुमंडल में पहले से बादल मौजूद ना हो। तो कूट दिया गया है, कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, बात करते हैं। देखो, क्लाउड सीडिंग आपकी जो है वो कृत्रिम तरीके से वर्षा कराने की एक तकनीक है। यह तकनीक उस स्थिति में काम करती है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त मात्रा में बादल मौजूद हो। हाल ही में IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया। आंसर फिलहाल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि पहले से बादल मौजूद ना हो, जबकि ऐसा है कि बादल मौजूद हों। दूसरी बात, इसी की आपने लेटेस्ट अभी करंट में न्यूज़ देखी होगी कि आपका सऊदी अरब में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई गई और वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो वो करंट की चीज़ को आप ना इसमें रिलेट कर सकते हो और पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, हालांकि कराया यही गया था, पर उसमें कुछ और फालतू के अफवाह भी चल रही हैं, तो आप उनको दरकिनार करते हुए इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP के एक अभियान के रूप में वर्ष 1972 से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड, 5 जून या 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो कह रहे कूट दिया ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDP के एक अभियान के रूप में वर्ष 1973 से 1972 है, जबकि ये 3 होना चाहिए। 1973 से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब इस तरीके से ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, कह रहे हैं कि विश्व पर्यावरण 2023 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि 91वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। तो सेकंड इसलिए गलत हो गया कि 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, ना कि 91वीं। दूसरी बात, विश्व पर्यावरण 2023 की जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक
प्रदूषण का समाधान। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं। सेकंड, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार ने 2018 में शुरू किया था। थर्ड है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। एंड फोर्थ है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार बालासोर ओडिशा को प्रदान किया गया। तो अब कूट दिया है, कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से असत्य है। फिलहाल असत्य पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और फोर्थ, या डी थर्ड और फोर्थ। देखो फिलहाल हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ है वो असत्य है, यानी कि फर्स्ट ये भी असत्य है और फोर्थ ये भी असत्य है। ठीक है, बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है तथा सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार गंजाम जो कि उड़ीसा को प्रदान किया गया। दूसरे और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 तथा 20 के लिए दिए गए थे। कोविड महामारी के कारण 2021 में ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। तो असत्य पूछा था, तो इसलिए आपका फर्स्ट और फोर्थ यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ असत्य है। ठीक है, देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या। ऑप्शन है अग्नि, बी सागरिका, सी पृथ्वी एंड डी धनुष। तो बात करें अगर, तो पृथ्वी पहली भारतीय मिसाइल है जिसे 2003 में फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया था। पृथ्वी यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ये पहली भारतीय मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि एडुसैट से क्या अभिप्राय। ऑप्शन ए रॉकेट जिसका प्रयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। बी सौर मंडल में खोजा गया एक नया उपग्रह। सी एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। एंड डी इसरो द्वारा निर्मित भारतीय उपग्रह। तो बात करें एडुसैट की, तो एडुसैट को इसरो द्वारा 20 सितंबर 2004 को जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया। यह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भारत का पहला समर्पित उपग्रह था और इससे देश के दूर दराज और कम पहुंच वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रदान करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा के अंतर को पाटने के लिए डिजाइन किया गया था। तो डी हो जाएगा इसरो द्वारा निर्मित भारतीय उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थापित किए जाते हैं, यानी कि वहां पर सैटेलाइट जो इंस्टॉल किए जाते हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी बहिर्मंडल, या डी आयन मंडल। देखो ऑप्शन फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी एक्सोस्फियर, या डी आयनोस्फियर। तो बात करें तो प्रायः संचार उपग्रह को बहिर्मंडल में जो कि 400 किलोमीटर से ऊपर की वायुमंडलीय परत होती है में स्थापित किया जाता है। बहिर्मंडल बोले तो आपका एक्सोस्फियर भी हो जाएगा अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो। आगे बढ़ते हैं, ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम हो जाती है, बट वैसे तो आ ही रहा होगा। नेक्स्ट है कि सर्न का मुख्यालय स्थित। ऑप्शन है जिनेवा, बी पेरिस, सी रोम, या डी न्यूयॉर्क। बात करें तो सर्न यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की स्थापना 1994 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जिनेवा। ठीक है, नेक्स्ट कहना है कि गॉड पार्टिकल्स निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है डब्ल्यू बोसान, बी हिग्स बोसान, सी जेड बोसान, या डी फोटान कण। अगर बात करें यहाँ पर तो हिग्स बोसान को प्रचलित रूप से गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है और यह एक उप परमाणु कण है। इसके बारे में पहली बार 1960 के दशक में भौतिक शास्त्री पीटर हिग्स और अन्य वैज्ञानिकों ने बताया था। तो आंसर हो जाएगा बी हिग्स बोसान। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किस राज्य से हुई है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश। भारत के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। और सिकल सेल रोग एक प्रकार का हीमोग्लोबिन विकार है। यह एक वंशानुगत रक्त रोग है जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को प्रभावित करता है और इस रोग में लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन होता है। आंसर की बात करें तो आपका डी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। थोड़ा सा मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं देखती हूँ, मुझे 50 क्वेश्चन कराने होते हैं बट अभी मैं 20 रखती हूँ क्योंकि ये मेमोरी बार बार फुल होती है तो फिर ये प्रॉब्लम कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।